अ, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। सबसे पहले है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है जिसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, और ये हम यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन सर्किट टू द अदर सर्किट। और ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यानी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है वो टेक्स प्लेस होती है विद द चेंज ऑफ वोल्टेज और करंट, बट विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बेसिकली जो जनरेटिंग सिस्टम होता है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट इकोनॉमिकल वोल्टेज दैट इज़ 11 kV, जो कि ट्रांसफॉर्म होती है डिजायर्ड वोल्टेज जो होती है, जैसे कि 220 kV 400 kV में हम उसको ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ताकि मिनिमम पावर लॉस हो, यानी कि हम उसको हायर वोल्टेज पर हमें ट्रांसमिट करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ताकि इससे आपकी कॉस्ट कम होती है। यानी कि सिस्टम की कॉस्ट को कम करने के लिए आपको वोल्टेज को चेंज करना पड़ता है। 11 kV जनरेट होती है, उसको आपको हायर वोल्टेजेस में चेंज करना पड़ता है, और वो काम हमारे ट्रांसफॉर्मर करते हैं बेसिकली। सिमिलरली फिर जब आपको कंज्यूमर एंड पर उसका यूज़ करना होता है, तब आपको उसको डाउन करना पड़ता है, वोल्टेज को कम करना पड़ता है। जैसे कि 11 kV अगर जनरेट हुई है तो 11 kV ही आपको चाहिए। फिर 11 kV को फिर दोबारा से हम कंज्यूमर एंड पर ले आने के लिए 400 वोल्ट में चेंज करते हैं और 220 वोल्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई हमारी 220 वोल्ट में यूज़ होती है और 3 फेज सप्लाई हमारी 400 वोल्ट में यूज़ होती है। तो उतनी वोल्टेज को हम यूज़ कर सकते हैं जनरली अपनी इंडस्ट्री और अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। जैसे कि मोटर है, जो आपकी सिंगल फेज़ की मोटर है वो 220 वोल्ट लेगी। फ़ैन है, ये भी 220 वोल्ट लेता है। सिमिलरली अगर आप 3 फेज़ मोटर यूज़ कर रहे हैं तो वो 400 वोल्ट लेगी। ठीक है, 3 फेज़ का कोई भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो वो 400 वोल्टेज लेता है, और सिंगल फेज़ का 220 वोल्टेज लेता है। तो उसके लिए हमें वोल्टेज को अप डाउन करना पड़ता है, और वो काम हमारा ट्रांसफॉर्मर करता है। तो बेसिकली इस बेस पर हमारे दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं बेसिकली, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। स्टेप अप होता है वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए, स्टेप डाउन होता है वोल्टेज को कम करने के लिए। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग आपको एक तरह से समझ में आई होगी। इसका यूज़ क्या है, ये वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। अब कंस्ट्रक्शन के इसके मेन पार्ट्स होते हैं, ये आपको 9 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है मैग्नेटिक कोर, फिर है प्राइमरी वाइंडिंग, थर्ड है सेकेंडरी वाइंडिंग, फोर्थ है इंसुलेशन, फिफ्थ टर्मिनल एंड इट्स बुशिंग्स, सिक्स्थ इज़ द ऑयल टैंक, सेवन्थ इज़ द कंजर्वेटर टैंक, फिर एट्थ इज़ द कूलिंग ट्यूब्स एंड नाइन्थ इज़ द सिलिकल जेल ब्रीदर। ठीक है, अब इनको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कि ये पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ये इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, कट व्यू सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसफॉर्मर का, जिसमें कि ये सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोर की। जो मैग्नेटिक कोर होता है ट्रांसफॉर्मर का, वो होल्ड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को। यानी कि उस कोर के ऊपर हम वाइंडिंग लगाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, और टू प्रोवाइड दूसरा काम ये करता है मैग्नेटिक कोर, कि ये प्रोवाइड करता है इजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने में इजी पाथ फ्लो करता है फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू द सेकेंडरी वाइंडिंग, या फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर सर्किट। ठीक है, अब जो इसका मटेरियल होता है, ये गुड मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसकी हाई परमेबिलिटी होती है, जैसे कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है ये मैग्नेटिक कोर। इसको टू रिड्यूस द इसका एडी करंट लॉसेज, इसमें लॉसेज भी कम हो, उसके लिए हम इसको लैमिनेटेड कर देते हैं। लैमिनेटेड का मतलब यहाँ पर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं हम कोर को, उसके बीच में इंसुलेशन डाल देते हैं। लैमिनेशंस के बीच में इंसुलेटिंग वार्निश होती है 0.3 to 0.5
बीच में इंसुलेशन देकर उसको जोड़ दिया होता है ताकि आपका एडी करंट लॉसेस कम हो। एडी करंट लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से पूरे कोर की बॉडी में करंट फ्लो करता है। अननेसेसरी करंट होता है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बॉडी में, कोर की बॉडी में जो करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज द एडी करंट लॉसेस। और उस एडी करंट को आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं ताकि उसमें उसका एरिया कम करके, ठीक है, बीच में इंसुलेशन डाल देते हैं। अगर आप पूरा सॉलिड आप कोर यूज़ करते हैं विदाउट एनी इंसुलेशन, देन एडी करंट लॉसेस को ज़्यादा एरिया मिलेगा, तो वो एरिया की वजह से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा लॉसेस हीट प्रोड्यूस होगी। तो उसको कम करने के लिए हमने उसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया है, बीच में इंसुलेशन डाल दी है ताकि करंट फ्लो ही ना करे। पूरे कोर में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, तो जिससे कि एडी करंट लॉसेस हमारे कम होते हैं। और सिलिकॉन स्टील हम यूज़ कर रहे हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी हाई परमेबिलिटी होती है, इसलिए। फिर डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर, अब इसके क्लासीफाई हम कैसे करते हैं। कोर आपके दो टाइप के होते हैं, एक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है, एक शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की तो साइड में इन द कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग इज बाउंड सराउंडिंग द कोर, यानी कि ये जैसे फर्स्ट आपको कोर टाइप दिखाई दे रहा है डायग्राम 4.2, इसकी साइड में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लगती है, ठीक है, यानी कि शेप के ऊपर हम इसको कोर टाइप और शेल टाइप कह रहे हैं। एल टाइप की स्ट्रिप्स इसमें ये लगती हैं। सिमिलरली इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर जो सराउंडेड होता है वो आपका ईओराइट टाइप की स्ट्रिप से मिलकर बनता है, ठीक है, और इसकी सेंट्रल लिम्ब पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। कोर की साइड लिम्ब्स पर प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, लेकिन शेल की बीच में होती है, ठीक है। सिमिलरली अब आती है प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दिस इज द वाइंडिंग विच इज़ कनेक्टेड टू द सप्लाई। प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें हम सप्लाई जोड़ते हैं उसको हम प्राइमरी कह रहे हैं। सिमिलरली ये भी कॉपर की इनेबल और सेकेंडरी की टर्म्स या तो ज़्यादा हो सकती हैं प्राइमरी से, सेकेंडरी से, या कम, वो डिपेंड करती है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग हम उसे कह रहे हैं जहाँ पर लोड कनेक्ट होता है, जैसे कि उसका दूसरा पार्ट जहाँ पर आपको वोल्टेज ट्रांसफ़र करनी है, जहाँ पर आप मोटर लगाते हैं, जैसे मोटर लगा दिया आपने, दूसरी साइड में लोड लगा दिया आपने, फ़ैन ही चला लिया, जैसे वो लोड लग रहा है, जहाँ पर आपको सप्लाई मिल रही है वो उस साइड को सेकेंडरी कह रहे हैं। और जहाँ से सब स्टेशन से सप्लाई आ रही है, मान लो जो जहाँ पर सप्लाई आती है उसको प्राइमरी कह रहे हैं, और जहाँ पर आपने लोड लगाया है उसको सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है। फिर आती है इंसुलेशन। अब इंसुलेशन कहाँ कहाँ पर होती है, तो इंसुलेशन बीच में प्रोवाइड करती है कोर और वाइंडिंग के बीच में। दूसरा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में भी आपकी इंसुलेशन होती है। ये दोनों अलग अलग होती हैं, यानी कि इनके बीच में कोई भी हम कनेक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिकल, ठीक है। जनरली इम्प्रेग्नेटेड पेपर इंसुलेशन यूज होती है बिटवीन द कोर एंड वाइंडिंग, और मिनरल ऑयल यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मर हेल्प्स इन कूलिंग एंड वाइंडिंग एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फॉर इंसुलेशन। उसके अंदर यानी कि इसके टैंक में हम ऑयल भी डाल देते हैं इंसुलेशन के लिए, और पेपर स्ट्रिप्स भी, पेपर इंसुलेशन भी होती हैं, ठीक है। फिर आती हैं टर्मिनल्स एंड बुशिंग्स आर प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन टैंक बॉडी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स। कनेक्शन लेने के लिए जहाँ पर आप यानी कि वायर्स को कनेक्ट करते हो वहाँ पर उनको बुशिंग्स कहते हैं, ठीक है, ताकि वो जो टैंक और उसके जो आपके टर्मिनल्स हैं उनके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये जनरली ये पोर्सिलेन के, ग्लास के, सेरेमिक मटेरियल के बने होते हैं। फिर आता है आपका ऑयल टैंक। ऑयल टैंक इज़ यूज टू हाउस, यानी कि जो कोर होता है, कोर को टैंक के अंदर रखते हैं, करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमने ऑयल डाल दिया है टैंक के अंदर, ठीक है। जनरली मिनरल ऑयल यूज़ होता है ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका कंजर्वेटर टैंक।
ये ऑयल टैंक जो नीचे मेन टैंक है उसके ऊपर एक और कंजर्वेटर टैंक होता है। इट इज़ प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर टैंक एंड पार्सली फिल्ड विद इंसुलेटेड ऑयल। इंसुलेटिंग ऑयल के से आधा फिल होता है, ठीक है। ऑयल गेट्स एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग, यानी कि जब ऑयल गर्म होता है तो जब ट्रांसफार्मर चलता है तो ऑयल गर्म होता है तो वो एक्सपेंड करता है ताकि वो आपका जो एम्प्टी स्पेस है वो प्रोवाइडेड वो फुल हो जाता है उसकी सेफ्टी के लिए। टैंक की सेफ्टी के लिए आपने एक्स्ट्रा से एक कंजर्वेटर टैंक रखा हुआ है जिससे कि जब ऑयल एक्सपेंड होता है तो कोई भी नुकसान नहीं होता ट्रांसफार्मर के टैंक को, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ने देता ये अंदर। फिर है कूलिंग ट्यूब्स। कूलिंग ट्यूब्स भी हैं जो कि आपकी ऑयल को कूल करने के लिए हमने इनका यूज़ किया है। अराउंड ये टैंक के चारों तरफ होती हैं। फिर आता है सिलिका जेल ब्रीदर। ये सिलिका जेल ब्रीदर होता है नेमली ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। ट्रांसफार्मर में ह्यूमिडिटी को जाने नहीं देता ऑयल के अंदर। अगर ट्रांसफार्मर में ह्यूमिडिटी या वाटर कंटेंट अगर जाता है तो उसकी वाइंडिंग बर्न हो सकती है, ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए सिलिका जेल ब्रीदर एक तरह का सेंसिंग एलिमेंट है जो कि ह्यूमिडिटी को चेक करता है कि इसमें ह्यूमिडिटी है या नहीं। तो व्हेन द लेवल ऑफ द ऑयल इज फॉल डाउन ड्यू टू इट कूलिंग ऑफ ऑयल, एयर फ्लोज इनटू इट। उसके अंदर एयर जाती है, जैसे ऑयल ठंडा होता है तो एयर कंटेन मॉइस्चर, एयर के अंदर मॉइस्चर होता है। अगर अंदर जाती है तो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रिड्यूस होती है ट्रांसफार्मर की। तो देयर विल बी एयर एंटरिंग इनटू द टैंक इज मेड टू पास थ्रू अ सिलिका जेल। सिलिका जेल से पास होकर जाती है वो। सिलिका जेल होता है एक ब्रीदर में जो कि एब्जर्व कर लेता है ऑल द मॉइस्चर ऑफ द एयर, मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है। नॉर्मली जो इसका नॉर्मल कंडीशन में सिलिका जेल का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। इट मीन्स व्हेन अगर ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेती है इट कलर्स बिकम पिंक एंड इट शुड बी रिप्लेस्ड। अगर उसका में ज़्यादा मॉइस्चर आ गया है तो वो पिंक कलर का हो जाता है। पहले नॉर्मली वो ब्लू का रहता है, अगर वो पिंक हो जाता है इट मीन्स मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो चुका है सिलिका जेल के अंदर। फिर हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है। वो हम बाहर से हमें दिखाई देता है, वो ग्लास के अंदर होता है सिलिका जेल, पता लग जाता है उसका, ठीक है। तो दीज आर द सम पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर दैट यू मस्ट नो। फिर उसके बाद आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि मैंने ये पहले भी पिछले चैप्टर में एसी फंडामेंटल्स में भी बताया है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? व्हेन द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। यानी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। यानी कि E इज प्रोपोर्शनल टू d∅dt और E इज इक्वल टू माइनस ND∅dt, ठीक है। वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न, phi इज द फ्लक्स। और नेगेटिव साइन इज जनरली यूज टू इंडिकेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ओपोजेस द काज विच प्रोड्यूसेस इट, ठीक है। फिर आती है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें अब दो ईएमएफ के बारे में हम पढ़ेंगे। एक होती है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक होती है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ तो वो ईएमएफ है कि जिस एक वाइंडिंग में आपने ईएमएफ को इंड्यूस किया है, आपने चेंज इन वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपकी ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसको हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू माइनस LDI/dt, ठीक है। L इज द कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन, I इज द करंट। सिमिलरली म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है जो कि एक वाइंडिंग की वजह से दूसरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। एक वाइंडिंग की वजह से दूसरी वाइंडिंग में अगर ईएमएफ इंड्यूस होती है तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकिंग विद इट प्रोड्यूस्ड बाय अनदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। E इज इक्वल टू माइनस DI/dt। फिर आता है आपका लेंजिस लॉ, ये भी हमने पढ़ा है लास्ट टाइम। लेंजिस लॉ क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कोज विच प्रोड्यूसेस इट। जो नेगेटिव साइन E इक्वल टू माइनस ND∅dt में नेगेटिव साइन है वो हमें बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस जो हुई है उसकी डायरेक्शन के बारे में, कि वो ऑलवेज अपोजिट होगी जिस कारण से वो हुई है। यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से हुई है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट होगी वो हमेशा, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसेंशियली ट्रांसफॉर्मर हैज़ टू वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। कॉमन वाउंड ऑन अ कॉमन मैग्नेटिक कोर हैविंग अ गुड परमेबिलिटी, द बोथ द वाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं वो, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती, बिल्कुल अलग अलग होती हैं कोर की दोनों वाउंड कोर की दोनों साइड्स पर। वन ऑफ द वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, एक को हम अल्टरनेटिंग सोर्स वाइंडिंग कनेक्टेड टू द लोड इज द सेकेंडरी वाइंडिंग, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, दिखाई दे रही है आपको। फिर इसमें जब हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं V1 तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है कोर के अंदर, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज अल्टरनेटिंग इन नेचर, तो दिस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज द सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हुआ है ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक करता है। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ, ठीक है। अब ये अपोजिट होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द जो अप्लाइड वोल्टेज आपने दी थी, ये जो E2 हुई है ये इसको अपोजिट होगी। सिमिलरली द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग टू द सेकेंडरी वाइंडिंग विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन दैम, सो दिस इज द वर्किंग, यानी कि तो एक वाइंडिंग की वजह से दूसरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की कम है, प्राइमरी वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स कम है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, तब सेकेंडरी साइड पर आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी। अंडरस्टैंड, अगर प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स ज़्यादा है सेकेंडरी वाइंडिंग से तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको वोल्टेज कम मिलेगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। अब फिर उसके बाद आती है ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में अब आपको मेन इक्वेशन जो है E1 की वैल्यू 4.44 FN1 याद रखनी है। सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग की भी जो वोल्टेज है E2 वो भी 4.44 FN2 वोल्ट होती है, ठीक है। ये आपने डायरेक्ट वैल्यू याद रख लेनी है। Of turns in primary and N2 is the number of turns in the secondary. E1 is the primary induced EMF and E2 is the secondary induced EMF। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका ट्रांसफॉर्मर रेशो। ट्रांसफॉर्मर रेशो इज द रेशो ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग टू द EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि इसको हम K से डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू होती है इट इज द रेशो ऑफ द E2 by E1। E2 इज द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड E1 इज द प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। सिमिलरली अब ये E2 को अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स के उसमें कंपेयर करें तो इनकी अगर वैल्यूज लिख देते हैं हम 4.44 FN2 5 मैक्सिमम डिवाइड बाई 4.44 FN1 5 मैक्सिमम इक्वल टू, अगर ये सब वैल्यूज कट आउट करके वैल्यू हमारी बनती है N2 by N1, तो K इज इक्वल टू E2 by E1 भी होता है इक्वल टू N2 by N1 भी होता है, ठीक है। तो कंसिडरिंग आइडियल ट्रांसफॉर्मर है जैसे, तो इनके इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होगी। आइडियल ट्रांसफॉर्मर मीन्स विच हैज़ नो लॉसेस, तो E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2। यहाँ से अब हम करंट के भी प्रोपोर्शनल रेशो निकाल सकते हैं, तो K की जो वैल्यू आती है वो E2 by E1 इक्वल टू N2 by N1 इक्वल टू I1 by I2। ये हमें तीन वैल्यूज़ याद रखनी है। अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होगी प्राइमरी वोल्टेज से, तो हम उसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहेंगे। अगर K की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारी सेकेंडरी वोल्टेज लेस देन होगी प्राइमरी वोल्टेज से, सो वो ट्रांसफॉर्मर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा, ये आपने याद रखना है। फिर इसकी आती है रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो KVA में होती है। इसकी जो कैपेसिटी हम मेजर करते हैं वो किलो वोल्ट एम्पेयर यहाँ पर आ गया, तो मीन्स हम पावर फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं AC सर्किट में।
ये मैंने पहले पिछले चैप्टर में भी आपको समझाया है जब हम पावर फैक्टर पढ़ रहे थे। अब लेकिन ट्रांसफॉर्मर के केस में हम पावर फैक्टर को लेकर नहीं चलते, इट इज़ ओनली फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और लेकिन मोटर में क्या है, मोटर आपके कंज्यूम कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपकी जस्ट ट्रांसफ़र कर रही है विदाउट एनी लॉसेस। तो इस वजह से हम इसका पावर फैक्टर हम इसको मान के नहीं चलते, पावर फैक्टर को लेके नहीं चलते। तो इस वजह से इसकी जो रेटिंग होती है वो किलो वोल्ट एम्पेयर में होती है। अंडरस्टैंड? तो आपने ये बात याद रखनी है, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग इज ऑलवेज इन केवीए। ओके, फिर उसके बाद आते हैं लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। अब जैसे कि लॉसेस मैंने आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम में बताया था जब हम कोर कर रहे थे, तो इसके अंदर दो लॉसेस होते हैं, दो तरह के, आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस। आयरन लॉसेस इसके जो कोर के अंदर लॉसेस हो रहे हैं उनको हम कॉपर आयरन लॉसेस कहते हैं, जैसे कि एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस। एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास होते हैं सिलिकॉन स्टील का मटेरियल यूज़ करते हैं, हाईली मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज़ करते हैं। और एडी करंट को यूज़ करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम लैमिनेशंस कर देते हैं, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं यानी कि इसको, ठीक है। तो बाय द एडी करंट कैन बी मिनिमाइज बाय रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ द कोर, उसकी थिकनेस को हम रिड्यूस कर देते हैं बाय लैमिनेशंस। सिमिलरली कॉपर लॉसेस जो हैं, कॉपर लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो कि उसकी वाइंडिंग में होते हैं, I2R लॉसेस को हम कॉपर लॉसेस कहते हैं। ये जनरली जो आयरन लॉसेस हैं ये आपके कांस्टेंट लॉसेस होते हैं और कॉपर लॉसेस आपके वेरिएबल लॉसेस होते हैं, क्योंकि करंट कम ज़्यादा होता रहता है तो इस वजह से कॉपर लॉसेस भी कम ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन कांस्टेंट लॉसेस आपके आयरन लॉसेस सेम रहेंगे, कोर का मटेरियल वही रहेगा और कोर में जो भी आपने के करंट के ऊपर डिपेंड करता है आपका कॉपर लॉसेस। अंडरस्टैंड? तो ये आपने याद रखना है। फिर आती है इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द नीटा। ठीक है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर को हम कहते हैं एफिशिएंसी। बेसिकली इनपुट पावर क्या होती है, आउटपुट पावर माइनस आयरन लॉसेस, आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। सिमिलरली अगर आप इसको आउटपुट पावर की जो वैल्यू होती है VS IS cos phi2 एंड आयरन लॉसेस को WI हम लिख सकते हैं और कॉपर लॉसेस को WC। तो दीज आर द योर एफिशिएंसी। और जनरली एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मोर देन 90% बिकॉज इट हैज़ नो मूविंग पार्ट। इसकी जो एफिशिएंसी होती है ये 90% होती है, 90% से ज़्यादा होती है, 99%। दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये सबसे एफिशिएंट डिवाइस होता है, इसकी 99% तक भी एफिशिएंसी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर बहुत कम लॉसेस होते हैं, क्योंकि इसमें देयर इज़ नो मूविंग पार्ट। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।